आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी चेक हो रहा है, तो आप कितना अपने बैंक में जमा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप कोई भी ऐसी फ्रीलांस या एक्स्ट्रा आवर वाली जो इनकम आप अर्न करना चाहते हैं उस पर जब आप फोकस करते हैं। कैश के फॉर्म में देते हैं, क्योंकि अगर आ गया, गवर्नमेंट को पता चल गया कि आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको डिपोटेशन भी मिल सकता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए जब आप जर्मनी आ रहे हैं, वो है यहाँ का डिपॉजिट। जब आप कोई भी घर रेंट पे लेते हैं तो आपको यहाँ पे जनरली तो 1 महीने का डिपॉजिट देना पड़ता है या 2 से 3 महीने का डिपॉजिट देना पड़ता है। लेकिन इस डिपॉजिट से आप कभी कभी काफी पैसा लॉस कर सकते हैं अगर आपको ये सब चीजें ना पता हो। आपने बताया पब्लिक इंश्योरेंस के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या फिर बेसिक डिफरेंस है जिससे इतना कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए? जर्मनी में इंश्योरेंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि अब इसमें कौन से इंश्योरेंस पे मैं जाऊं, मैं पब्लिक में जाऊं, मैं प्राइवेट में जाऊं। जो आज हमने आपको कुछ चीजें बताई उसका आप ध्यान रख सकते हैं और आप अपने काफी पैसे बचा सकते हैं, काफी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं। कीक हो जाती है या फिर आप घर में कोई डैमेज कर देते हैं या आपकी वजह से कोई तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और लीगल इंश्योरेंसेस आपको काफी हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर व्लॉग। हाय गाइस। और आज हम बात करेंगे कुछ उन टॉपिक्स के बारे में जहाँ पे जनरली लोग जब बाहर से यहाँ रहने आते हैं तो ज़्यादा पैसा खर्च कर देते हैं कुछ चीज़ों पे और उनको चीज़ें पता नहीं होती, क्लियर नहीं होती। तो आज हम उन कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेकर डिस्कशन करेंगे जिसमें जनरली लोगों को ट्रैप्स में फंसने की प्रॉब्लम आ सकती है अगर उनको ये ना पता हो। तो जैसे अगर हम बात करें पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस या प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस की, तो जो हेल्थ इंश्योरेंस होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया पब्लिक और प्राइवेट। तो कभी कभी क्या होता है, ये हमेशा कंफ्यूजन बना रहता है लोगों में कि हम कौन सा इंश्योरेंस खरीदें और क्यों खरीदें, क्योंकि उनको उनके बारे में जो प्रोज और कॉन्स होते हैं वो क्लियर नहीं होते। तो आज हम उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले। तो जर्मनी में इंश्योरेंस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ऐसा टॉपिक है जो हर कोई जानना चाहता है, लेकिन काफी कॉम्प्लिकेटेड होता है। काफी ज्यादा कंफ्यूज होता है कि अब इसमें कौन से इंश्योरेंस पे मैं जाऊं, मैं पब्लिक में जाऊं, मैं प्राइवेट में जाऊं। अगर आप पब्लिक इंश्योरेंस में जाते हैं तो ऑफ कोर्स आपका प्रीमियम इनिशियल ईयर्स में थोड़ा ज्यादा आपको लगता है। तो अगर मैं बात करूं, वो डिपेंड करता है कि आपकी सैलरी कितनी, आप कितना अर्न कर रहे हैं। 16 से 17.5 के आसपास ये आपका परसेंटेज वैरी करता है। एंड फॉर डिपेंड एग्जाम्पल अगर आप 70,000 कमा रहे हैं तो कुछ उसका 17-18% अराउंड 1,000 समथिंग का आपका प्रीमियम बनता है, जो प्रीमियम में 500 या उसका आधा होता है वो आप पे करते हैं और जो आधा होता है वो एम्प्लॉयर पे करता है। एंड फॉर स्टूडेंट्स ऑल्सो, तो स्टूडेंट्स में जब एज ए स्टूडेंट वीजा आते हो आप, तो जो आपका पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस कॉस्ट होता है वो अराउंड समवेयर अराउंड 100 से लेके 200-250 के बीच में वैरी करता है। अप्रोक्सीमेटली इतना ही रहता है, लाइक 120 से 250 के बीच में रहता है स्टूडेंट का। यस। सो इट मोस्टली डिपेंड्स ऑन योर सैलरी कि आपकी सैलरी कितनी है, आपका स्टेटस कितना है, प्लस आपकी एज ग्रुप कितनी है। अगर आप 30 के अंडर अर्ली एजेस में अपनी 20s लेट 20s में आए हैं तो कंपैरेटिवली कम पड़ता है, क्योंकि वो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो गवर्न करते हैं कि आपका इलनेस क्या है, आपका सर्टिफिकेट कितना है, आपकी प्रीवियस हेल्थ हिस्ट्री क्या है, वगैरह वगैरह। उसकी वजह से आपका प्रीमियम कम होता है। तो जैसे आपने बताया पब्लिक इंश्योरेंस के बारे में, तो आपको क्या लगता है कि पब्लिक और प्राइवेट इंश्योरेंस में क्या फिर बेसिक डिफरेंस है जिससे इतना कंफ्यूजन होता है कि हमें कौन सा लेना चाहिए? तो पब्लिक इंश्योरेंस और प्राइवेट इंश्योरेंस में मेजर डिफरेंस ये है कि पब्लिक इंश्योरेंस मेरा जो है वो फुली कवर्ड रहता है, उसमें अंदर मेरा पीस ऑफ माइंड है, मेरे को एक प्रीमियम भरना है जो फिक्स रहता है और उसके ऊपर मुझे पता है कि मेरे को कोई भी ऑन टॉप नहीं भरना। प्राइवेट इंश्योरेंस में ये है कि इट इज वेरी स्पेसिफिक कि मेरी कंडीशन क्या है, मेरी हेल्थ कंडीशन क्या है, मैं कौन से डॉक्टर के पास जा रहा हूँ, किसी स्पेशलिस्ट के पास जा रहा हूँ, उसके बेसिस पे मेरा वो प्रीमियम डिसाइड होता है। लेकिन ओवरऑल प्रीमियम कंपैरेटिवली कम लगता है शुरू में। हाँ, लेकिन वो बाद विद एज और इलनेस और टाइप ऑफ कवरेज के हिसाब से फिर जो प्राइवेट इंश्योरेंस है उसकी जो प्रीमियम होती है वो बढ़ जाती है। यस। और जो शुरू में आपको लगता है कि वो कम है, लेकिन जो जैसे मैंने बताया जो कवरेज है वो काफी लिमिटेड रहती है। तो जैसे ही आपने बोला कि जो पब्लिक इंश्योरेंस है उसमें फुल कवरेज होता है, तो क्या फुल कवरेज मतलब कि कोई भी कॉस्ट पे नहीं करना पड़ता है, कोई हिडन कॉस्ट होते हैं, या जब आप हॉस्पिटल जाते हो तो कैसा सीन रहता है वहाँ पे? हाँ, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप किस डॉक्टर के पास जा रहे हैं और आपकी प्रॉब्लम क्या है। तो अगर आप जेनेरिक डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो आपका कवर्ड रहता है, आप अपना इनिशियल एग्जामिनेशन करवा सकते हैं, डॉक्टर को दिखा सकते हैं और वो आपको कुछ प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन देगा जो आप जा करके ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इससे मुझे याद आया कि जो बेसिक टेस्ट होते हैं जब भी आप किसी जनरल फिजिशियन या किसी के पास जाओ तो वो कवर्ड होते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कोई ऐसे टेस्ट है जो कि स्पेशल टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल मेरा विटामिन डी का टेस्ट था या आयरन का टेस्ट था जो कि कवर्ड नहीं था उसमें, तो उसका मेरे को वो कॉस्ट पे करना पड़ा था विच इज अराउंड 50 यूरो। तो ये एक मतलब फुल कवरेज मतलब ये नहीं होता कि आपका सब कुछ उसमें इंक्लूड होता है। फुल कवरेज मतलब आपका अपॉइंटमेंट कॉस्ट और आपका बेसिक जो भी वो आपको फर्स्ट
अपनी सर्विस दे रहे हैं उसका कॉस्ट शायद वो कवर्ड होता है। बाकी आपके ऊपर जो भी आप चीज़ें कराते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो आपको डेंटल क्लीनिंग करानी है, इम्प्लांट्स कराने हैं, तो उसका अपना कॉस्ट है। लेकिन जो अपॉइंटमेंट कॉस्ट होता है या जो बेसिक मेडिकेशंस होती हैं वो आपको सस्ते में मिल सकती हैं। एग्जैक्टली तो आपको डेंटल क्लीनिंग करवानी है, आपको डेंटिस्ट के पास जाना है और अपना डेंटल इम्प्लांटेशन करवाना है, तो उन सब के लिए आपका पब्लिक इंश्योरेंस काम नहीं आएगा, आपका कार्ड काम नहीं आएगा और आपको ऊपर एडिशनल फीस देनी पड़ेगी। हालांकि वो लोग आपको इस फीस के बारे में अपफ्रंट बता देंगे कि आपका इतना इतना खर्चा आ सकता है, एंड देन यू हैव चॉइसेस कि आप उसके ऊपर किस तरीके का कॉस्मेटिक और किस हद तक कहाँ तक जाना चाहते हैं और कितना ट्रीटमेंट ले जाना चाहते हैं। यस, करेक्ट। तो अगर आप पब्लिक हेल्थ इंश्योरेंस की बात करें तो आपका एक फिक्स सेट ऑफ प्रीमियम होता है जो आपको पता होता है कि मेरे को इतना भरना है, उसमें आपकी वाइफ, आपके बच्चे, वो सब कवर्ड होते हैं इसमें। और अगर आपकी वाइफ स्पेशली अगर जॉब नहीं कर रही है अंटिल शी स्टार्ट्स अर्निंग, तब तक वो भी इसमें कवर्ड रहती हैं और फुली कवर्ड रहती हैं। बट आई थिंक प्राइवेट में ये केस नहीं होता है। प्राइवेट में आपको हर पर्सन को, जितने भी इंडिविजुअल हैं फैमिली में, उसको अपने हिसाब से एक इंडिविजुअल प्रीमियम लेना पड़ता है, जो कि पब्लिक में आपको लगता है कि वो एक एडवांटेज है, तो आप पब्लिक के साथ जा सकते हैं क्योंकि उसमें सब लोग फुल्ली कवर्ड हो सकते हैं। हाँ, तो प्राइवेट के केस में आपकी कॉस्ट एक एक्सपोनेंशियल लेवल पे बढ़ जाती है क्योंकि जितने मेंबर्स होंगे और अगर हर किसी को इंडिविजुअली काउंट करा जाता है और सब एक ही अम्ब्रेला के अंदर काउंट नहीं होते हैं, तो वो ऑब्वियसली बढ़ जाता है। दूसरी चीज मेरे को जो याद आती है वो पब्लिक के अंदर ये है कि स्टार्टिंग में हर कोई ये सोचता है कि प्राइवेट इंश्योरेंस में चले जाते हैं क्योंकि वो कंपैरेटिवली थोड़ा कुछ यूरोज सस्ता लगता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन टाइम जब आप 30s के ऊपर जाते हैं या 40s में होते हैं तो आपकी जो प्राइवेट इंश्योरेंस है उसकी कॉस्ट काफी हद तक बढ़ने लगती है। हालांकि आपकी जो पब्लिक इंश्योरेंस है वो अगर मान लीजिए अगर आप 70,000 यूरो आप कमा रहे हैं तो आपका कॉस्ट अप्रोक्सीमेटली 500 यूरो पड़ता है आपके ऊपर, रेस्ट 500 यूरो आपका एम्प्लॉयर आपको पे करता है। वही समवेयर अराउंड 17 to 18% का कॉस्ट यस, होता है। एंड वो कॉस्ट जो है वो एक कांस्टेंट रहता है इरेस्पेक्टिव ऑफ योर एज। आप 40s के हैं, 50s के हैं, 60s के हैं, और हर किसी को पता है कि आप जैसे ही एजिंग करते हैं तो आपकी कई सारी प्रॉब्लम्स जो अभी अनफोर्सीन है वो आगे चल करके कॉस्ट को एड अप कर देती हैं। तो अगर बात करें प्राइवेट इंश्योरेंस की, तो मुझे लगता है थोड़ा फायदा यहाँ पे प्राइवेट इंश्योरेंस में ये होता है कि जो आपका प्रीमियम है वो आप अपने इलनेस के हिसाब से, या आपको क्या चीज उसमें क्योंकि फुल कवरेज नहीं है, टेलर कर तो सकते हो। आप टेलर या कस्टमाइज कर सकते हो उसको। ऑल्सो जब आपका प्राइवेट इंश्योरेंस होता है तो शायद आपको अपॉइंटमेंट्स भी जल्दी मिल जाती हैं और आपको यू कैन टॉक टू स्पेशलिस्ट मोर इजीली। हाँ, तो ये चीज है कि पब्लिक इंश्योरेंस में आपके 4 से 6 वीक्स की मिनिमम वेटिंग टाइम तो रहता ही रहता है, और अगर किसी स्पेशलिस्ट के पास तो वो 2 से 3 महीने भी लग जाते हैं। जबकि प्राइवेट इंश्योरेंस में क्योंकि आपके पास ऑप्शन है और इमीडिएट बेसिस पे आपको डॉक्टर्स अवेलेबल हो जाते हैं। फिर आपको डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप पब्लिक लेना चाहते हैं या प्राइवेट लेना चाहते हैं। बट अगर आप देखना चाहें कि किसके जो एडवांटेजेस है वो ज्यादा हैं, तो उस पर मुझे लगता है कि पब्लिक इंश्योरेंस इज बेटर, क्योंकि एनी टाइम फिक्स कॉस्ट है, ज्यादा महंगा नहीं है, और फैमिली कवरेज है, तो उसके हिसाब से मुझे लगता है कि पब्लिक इंश्योरेंस ज्यादा सही रहता है अगर आपकी कोई बहुत एक्सट्रीम इलनेस ना आ जाए तो उस हिसाब से। तो अब बात करते हैं जो दूसरी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए जब आप जर्मनी आ रहे हैं, वो है यहाँ का डिपॉजिट। जब आप कोई भी घर रेंट पे लेते हैं तो आपको यहाँ पे जनरली या तो 1 महीने का डिपॉजिट देना पड़ता है या 2 से 3 महीने का डिपॉजिट देना पड़ता है। लेकिन इस डिपॉजिट से आप कभी कभी काफ़ी पैसा लॉस कर सकते हैं अगर आपको ये सब चीज़ें ना पता हों। तो मेरे साथ स्पेसिफिकली हाँ ये प्रॉब्लम हुई थी कि मेरा डिपॉजिट जो है, जब मैं रह रहा था फ्रैंकफर्ट में स्पेशली, तो वहाँ पे मैंने एक एजेंसी के थ्रू मेरे को घर मिला था, उस एजेंसी ने मेरा सारा पेपर वर्क किया था, और आने से पहले उन लोगों ने कोई भी किसी भी तरीके की कोई वाइट वॉशिंग या कोई भी नया अप्लाइंसेस उसमें नहीं लगाया था। लेकिन जब मैंने घर खाली किया और मैंने जो केयर टेकर को जो है खुद ही हैंड ओवर की और पूरा घर दिखाया, एट दैट टाइम उसने कोई भी कंप्लेन नहीं करी, उसने कहा सब कुछ ठीक है, घर आपने अच्छी कंडीशन में दिया है। लेकिन उसके बाद ही जब 1 महीना 2 महीने के बाद मैंने जब उससे डिपॉजिट फॉलो मांगा किया होगा। और डिपॉजिट मांगा, तब वो मेरे को बोलता है कि नहीं अभी इलेक्ट्रिसिटी का बिल आना बाकी है, सेटलमेंट होना बाकी है, और उसके लिए उसने मेरे 6 मंथ्स तक उसको ड्रैग किया। उसके बाद भी जब मैंने फॉलो अप किया, क्योंकि इट वाज अ गुड अमाउंट, आई वुड से 2300 यूरोस था के पास में था, एंड देन उनने कहा कि नहीं आपका जो बिल आया है वो है 2900 समथिंग, लाइक 600 यूरो एक्स्ट्रा चार्जेस एक्स्ट्रा। बता दिए हाँ, तो मतलब मैं उससे मांग रहा हूँ मेरे 2300 यूरो वापस, और वो एंड आपसे देन उल्टा मांगने लग गया कि आपको पे करना है। तो उसके ऊपर फिर मैंने पूछा तो वो उसने मेरे को पूरा का पूरा बता दिया कि आपने रेफ्रिजरेटर खराब किया है, आपने कुक स्टफ खराब किया है, आपने बाथरूम की सारी चीजें खराब कर दी हैं, टाइल्स फ्लोर सब खराब हो गए जो हैं, भी खराब नहीं था, जो कि सब उसके सामने था, बट राइट। आपने उसकी कोई रिकॉर्डिंग्स या कुछ ऐसा चीजें नहीं ली होंगी, तो आप उसको प्रूफ नहीं दे सकते कि हाँ ये सही है या
क्या है? हाँ, क्योंकि ये पहला मेरे साथ पहली बार था, तो मुझे लगा कि आई थिंक मैंने उनको दे दिए और हुँ। ये चीज़ मैंने नहीं करी, मेरे ध्यान में नहीं था। शायद मैंने करा होता और फिर मुझे ये भी नहीं पता था कि आपके पास में 14 डेज़ का एक टाइम होता है जब आप ये केस फाइल कर सकते हैं और मेरे पास इंश्योरेंस भी नहीं था कि मैं लीगली उस चीज़ को फाइल कर सकूँ। तो एट द एंड हाँ, हम लोगों ने मेल काफ़ी एक्सचेंज किए, लेकिन इट वाज़ नॉट हेल्पफुल एंड ही वाज़ नॉट रेडी टू पे मी बैक द अमाउंट। वेरी स्केरी। तो बेसिकली आपको क्या ध्यान में रखना है, आप जब भी किसी घर पे जाएं तो आप ये मेक श्योर कर लें कि घर में अगर जो भी डिफेक्ट्स हैं या जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब चीज़ों को आप रिकॉर्ड करके या अपने जो लैंड लॉर्ड है उसको इन्फॉर्म कर दे कि देखिए ये प्रॉब्लम्स हैं घर में ऑलरेडी। तो जब आप घर खाली करते हैं, क्योंकि डिपॉजिट तो आपको तभी मिलेगा जब आप घर खाली करते हैं, तो जब आप घर खाली कर रहे हैं तो आप ये मेक श्योर करिए कि आपके घर में कोई भी डिफेक्ट्स ना रह जाए या स्मॉल जो भी चीज़ें हैं वो आप खुद ही अपने आप उसको सही करा ले, क्योंकि जब आपका लैंडलॉर्ड वो सही कराएगा तो आपको एक वो बहुत बड़ा बिल उसका दे देगा जिसकी वजह से आपका पूरा डिपॉजिट भी जा सकता है। और एक ऑल्टरनेटिव और है, अगर आपके स्मॉल डिफेक्ट्स होते हैं उसके लिए आप एक इंश्योरेंस ले सकते हैं, राइट मयंक? हाँ, तो हमारे पास लायबिलिटी इंश्योरेंस है, दूसरा लीगल इंश्योरेंस है जो मुझे पता चला और एज़ अ बिगिनर इन जर्मनी मेरे को नहीं पता था कि ये इंश्योरेंसेस क्यों। नॉर्मली हर एक जर्मन के पास में 8 इंश्योरेंस होते हैं, अलग-अलग तरीके के, कि मान लीजिए आपकी घर की कीक हो जाती है या फिर आप घर में कोई डैमेज कर देते हैं या आपकी वजह से कोई तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस और लीगल इंश्योरेंसेस आपको काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करते हैं। तो उनमें से ये लाइबिलिटी इंश्योरेंस और और लीगल लीगल इंश्योरेंस इंश्योरेंस। हमने लिया है कि लॉयर की फीस जो है कंपैरेटिवली सस्ती हाँ, पड़ती है और आप केस फाइल कर सकते हैं अगर इन केस इस तरीके से। आपका कोई लैंडलॉर्ड जो कि आपको डिपॉजिट देने से मना कर रहा है और आप पे कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लगा रहा है कि उसको ये सब डिफेक्ट सही करना पड़ रहा है। हाँ, क्योंकि जर्मनी में हम इनकी लैंग्वेज नहीं बोलते और जर्मन लैंग्वेज अपने आप में इतनी कॉम्प्लिकेटेड है कि हमें बहुत सारे रूल्स नहीं पता और उसके साथ साथ यहाँ पे जो लॉयर्स होते हैं उनको पता है कि ये इस तरीके से केस फाइल करना है, कैसे इन लोगों से पैसे निकलवाने हैं। Yes, right. एंड ये जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो स्पेसिफिकली जो जर्मनी के लैंडलॉर्ड्स हैं या एजेंसीज हैं, वो रेक्टसान्ट वॉल्ट जिसको बोलते हैं, लॉयर्स से काफी ज्यादा डरते हैं और आप जैसे ही बोलते हैं इनको कि मैं केस फाइल कर रहा हूँ तो दे स्टार्ट पैनिकिंग और फिर उसके बाद वो एक फेयर आपको जितना पैसा बनता है वो आपको देते हैं। तो ये काफी अच्छी और ये बहुत इम्पोर्टेंट ही इन्फॉर्मेशन है जिसका आपको पता होना चाहिए कि इंश्योरेंस एक अर्ली जैसे ही आप आए वैसे ही ले लीजिए, क्योंकि बहुत ज्यादा मुझे लगता नहीं उसका प्रीमियम होता है। ये डिपेंड करता है somewhere- कि आपका कितना कवरेज है, बट अगेन एजेंसी टू एजेंसी डिपेंड करता है। तो मैं कहूंगा एनुअल प्लान कंपैरेटिवली सस्ता है, तो मैं जो अभी पे कर रहा हूँ वो अराउंड ऐसे ही या 10 यूरो 15 यूरो के हिसाब से मंथली तो पे कर रहा ज्यादा हूँ। नहीं होता, लेकिन हाँ वो पैसे जब आपका कोई प्रॉब्लम हो जाए तो उस इंश्योरेंस में वो कवर्ड होता है और आपको वो पैसे मिल सकते हैं जब आप उस पर खर्चा करेंगे। तो आई थिंक दैट मेक्स लाइफ ईजियर। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए इससे पहले कि आप उस लूप होल में फंसे और आपके पैसे जाएं। जैसे हमारे केस में हमारे काफ़ी पैसे इनिशियली गए क्योंकि हमें इन्फॉर्मेशन नहीं थी, धीरे धीरे हमें समझ में आया ओके इंश्योरेंस लेना पड़ता है, और उसके बाद से अभी हम काफ़ी रिलैक्स होकर रहते हैं, क्योंकि मान लो कोई डिफेक्ट्स या कुछ हो भी जाता है हमारे रहने से तो एटलीस्ट वो इंश्योरेंस कवर्ड है और हमारा जो लैंडलॉर्ड है वो हमारे डिपॉजिट से वो अमाउंट नहीं कट करेगा। उसके साथ ही मैं कहूंगा कि आप जो है बहुत सारे फेसबुक ग्रुप्स होते हैं, बहुत सारे चैट ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स का, उन कम्युनिटीज का आप पार्ट बनिए और अपनी जो है प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप लोगों के साथ डिस्कस कर सकते हैं और लोगों के ओपिनियन जान सकते हैं आपकी स्पेसिफिक प्रॉब्लम। यहाँ पे काफी कम्युनिटीज हैं, इंडियन कम्युनिटीज हैं और हम लोग यहाँ पे डिस्कशन होता यहाँ पे रहता है। डिस्कशन होता रहता है। तो आपकी प्रॉब्लम कोई नई नहीं है कि आपका लैंडलॉर्ड आपसे कुछ स्पेसिफिकली मांग रहा है। ये बहुत ही नॉर्मल इशू है जर्मनी में, लेकिन बहुत ही सीरियस इशू है और आप अपने काफी सारे पैसे यहाँ से बचा भी सकते हैं और गवा भी सकते हैं अगर आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है तो। Yes, to So be make aware. sure कि आप इस पे काफी कॉशियस रहें। Yes. तो जब आप घर छोड़ रहे हो तो आप ये मेक श्योर कर लीजिए जो भी स्मॉल रिपेयर्स हैं वो आप खुद कर लीजिए, क्योंकि वो आपके इंश्योरेंस में कवर्ड है। या जो भी स्मॉल डिफेक्ट्स है आप वो खुद सॉल्व कर लीजिए, उनके रिसीट्स अपने पास रखिए एज अ प्रूफ, क्योंकि अगर कल के दिन आपका लैंडलॉर्ड आप पे कोई केस करता है कि आपने ये सब किया है और आपको डिपॉजिट वो नहीं देना चाहता, देन यू कैन यूज दैट अगेंस्ट हिम और आप अपना पूरा डिपॉजिट उनसे ले सकते हैं। अब हम आते हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर जो है फ्रीलांसिंग और एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स जर्मनी में। जो बहुत सारे प्रोफेशनल्स को देखा जाता है कि वो पैसा बनाने के लिए ओवर टाइम करते हैं, एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स में काम करते हैं, वीकेंड्स को काम करते हैं एंड ये बहुत ही सीरियस मैं कहूँगा कंसर्न है इन द आईज ऑफ गवर्नमेंट और इन द आईज ऑफ लॉ, और आपका डिपोटेशन भी हो सकता है। तो प्लीज इस चीज से बच करके रहिए। हाँ, जैसे कि इन स्टूडेंट्स के केस में जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको जो स्टूडेंट वीजा होता है, जैसे मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि उस पर एक फिक्स वर्किंग आवर्स है जिसमें आप काम कर सकते हैं, जो कि है 20 आवर्स पर वीक या 40 आवर्स 6 मंथ्स के लिए कर सकते हैं। 20 आवर्स आप पूरे साल कर सकते हैं। और अगर आप ऐसा कुछ काम करते हैं जिसमें आप ये टाइमलाइन एक्सीड करते हैं
तो आपको जो लीगल कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं। और जनरली मैंने देखा है कि ऐसे कुछ लोग होते हैं, जैसे मेरी फ्रेंड्स हैं, वो कोई मिनी जॉब कर रही हैं तो वो ओवर टाइम कर रही हैं, तो उनको जो पैसे होते हैं वो बैंक अकाउंट में वो नहीं देते, वो एज कैश के फॉर्म में देते हैं, क्योंकि अगर आ गया, गवर्नमेंट को पता चल गया कि आप ये काम कर रहे हैं, तो आपको डिपोटेशन भी मिल सकता है। और आपको ये भी मेक श्योर करना चाहिए कि कितना कैश आप, क्योंकि आपका जो बैंक अकाउंट है वो भी चेक हो रहा है, तो आप कितना अपने बैंक में जमा कर रहे हैं, तो ये सब चीज़ें भी ध्यान में रखनी पड़ती हैं जब आप कोई भी ऐसी फ्रीलांस या एक्स्ट्रा आवर वाली जो इनकम आप अर्न करना चाहते हैं उस पर जब आप फोकस करते हैं। तो जनरली हमेशा मैं तो ये कहूँगी कि रूल्स में रह के काम करिए। अगर आपको 20 आवर्स पर वीक काम करना अलाउड है फॉर 1 ईयर तो आप वो करिए, या फिर आप अपना स्टूडेंट इंटर्नशिप कर रहे हैं और अपना सेमेस्टर ब्रेक लेके वो काम कर लीजिए, लेकिन कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं करिए, क्योंकि अगर आप डिपोर्ट हो गए तो फिर आपका जर्मनी आना बैन भी हो सकता है, चाहे फिर वो फुल टाइम एम्प्लॉय भी क्यों ना हो। एग्जैक्टली आप एनआरआई हैं, आपके सारे बैंक अकाउंट लिंक है और यहाँ का सिस्टम किसी भी तरीके से आपकी इन्फॉर्मेशन को निकाल सकता है। तो अगर आप कभी भी उस चीज में फंस गए, या अगर आपका कभी भी वो पता चल गया कि आप ऐसा कुछ काम कर रहे हैं, तो फिर आपको बहुत ही सीरियस लीगल कॉन्सिक्वेंसेस आप कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए या तो आपको आउसलैंडर बेहोडे से जो यहाँ की जो परमिशन, जहाँ की जो अथॉरिटी है, या तो आप उससे परमिशन ले सकते हैं, दैट इज ओके। एंड सेकेंडली अगर आप दूसरा कोई काम ले रहे हैं तो वो डुअल एम्प्लॉयमेंट की तरह काउंट होगा, तो आपका एम्प्लॉय से भी आपको एक परमिशन चाहिए होगा कि आप कर सकते हैं। ये एक लीगल तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं कि आपको हमेशा एक परमिशन चाहिए होती है कोई भी सेकंड सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के लिए। अगर आप पीआर के प्रोसेस में है तो मेरी तरफ से तो स्ट्रेट नो होगा कि अपनी एप्लीकेशन को रिजेक्ट होने से बचाइए और इस चक्कर में बिल्कुल मत पड़िए कि मेरे को कुछ एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम करना है। या फिर मैं बहुत सारे इंडियंस को देखता हूँ जो फूड डिलीवरी एक्स्ट्रा डिलीवरी एजेंट्स की तरह काम करते हैं कि हमें कुछ एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स मिल जाएंगे, या कुछ स्टूडेंट्स, और वो शो नहीं करते हैं, लेकिन वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है अगर आपके पास परमिशन नहीं है। नहीं, कुछ एम्प्लॉयर्स उनको रखते भी हैं और उनको कैश भी देते हैं, बट प्रॉब्लम ये होता है कि आप कितना कैश, क्योंकि आप अपने बैंक अकाउंट में भी सबमिट नहीं कर सकते एक लिमिट के बाद वो कैश जो कि आपका जर्मन बैंक अकाउंट है। और अगर आप इंडिया या कहीं किसी कंट्री में वापस भी लेना चाहते हैं तो एक कैश की लिमिट होती है जो आप कैरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 5,000 यूरोज आप एक साल में कैश कैरी कर सकते हैं, जो अपनी सेविंग्स से कैरी कर सकते हैं। तो मतलब एक लिमिट है हर जगह, तो आप उस चीज को छुपाना चाहे भी तो भी नहीं छुपा पाएंगे, एंड यू कैन कम अंडर दैट। तो जर्मनी एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे शॉर्टकट्स बिल्कुल भी नहीं चलते, जहाँ पे रूल्स है, पॉलिसीज हैं और आपको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज हाउ दिस कंट्री वर्क्स। यहाँ पे प्रोसेस के ऊपर बहुत ज्यादा एम्फेसाइज और फोकस किया जाता है, और अगर आप प्रोसेस ही फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इसको बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्टली देखा जाता है। जो आज हमने आपको कुछ चीजें बताई उसका आप ध्यान रख सकते हैं और आप अपने काफी पैसे बचा सकते हैं, काफी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से बच सकते हैं। तो उसको आप ध्यान रखिए जब भी आप जर्मनी आ रहे हैं। एंड आई थिंक अगर आप यहाँ आते हैं और अच्छे से रहते हैं, ऑर्गेनाइज और प्रोसेस तरीके से रहते हैं, तो मुझे लगता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम में फंसेंगे और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो you should keep your knowledge updated. We keep sharing more such information on regular basis in our daily vlogs and और हम आपको आगे भी ऐसी इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे जिससे आपको जब भी आप आ रहे हैं यहाँ पे तो आपको उन चीज़ों से हेल्प मिल सके। और अगर आपको ऐसे कोई टॉपिक्स हैं जिस पे आप चाहते हैं कि हम व्लॉग्स बनाएं तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और हम उन टॉपिक्स पे भी बात कर सकते हैं। सो दिस इज इट फॉर दिस व्लॉग, और हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। ciao. Yep. Bye.